हेलो बच्चों। तो जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था आपसे कि आपका एपी वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि मैं आपको जीपी का थोड़ा सा एकदम सिर्फ बेसिक सा, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा मतलब वेरी शॉर्ट ब्रीफ एक आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसा कि मैं पहले आपको जीपी की डेफिनेशन बता चुका हूँ, आपके पास लिखी रखी होगी जब मैंने तीनों के बारे में बताया था, एचपी, जीपी और एपी के बारे में। तो लेकिन फिर से एक बार दोबारा आपको डेफिनेशन बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। उसकी डेफिनेशन ये है, चलो साथ साथ लिख लो आप लोग। डेफिनेशन है, नंबर्स आर सेट टू बी इन जीपी, नंबर्स आर सेट टू बी इन जीपी व्हेन द रेशियो ऑफ एनी क्वांटिटी टू द नंबर दैट फॉलोज इट इज़ द सेम। थोड़ा ये बारी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा डेफिनेशन आपको सुनने में, इससे पहले मेरी मानो आप इसको लिख लो खाली कॉपी से जाने के लिए, लेकिन आपको मतलब तो जीपी का पता ही है, जैसे कि मैंने पहले लिखाया था आपको आसान भाषा में, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। इन अदर वर्ड्स, एनी टर्म ऑफ जीपी कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय द सेम कांस्टेंट। तो देखो मतलब क्या है इसका, नंबर्स आर सेट टू बी इन जीपी व्हेन द रेशियो ऑफ एनी क्वांटिटी टू द नंबर दैट फॉलोज इट इज़ द सेम। आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझ में लग रहा होगा, लेकिन मतलब इसका वही है, आप ध्यान से समझोगे। अगर इसको यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स आर सेट टू बी इन जीपी, नंबर्स को जीपी में तभी कह सकते हैं हम लोग जब रेशियो ऑफ एनी क्वांटिटी, रेशियो जैसे कि मान ली रेशियो तो आपको पता है दो चीज़ों का निकलता है हमेशा। रेशियो के लिए कम से कम मेरे पास दो टर्म्स होने चाहिए ना। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक जीपी लिखा हुआ है A1, A2, A3, A4, ठीक है ना बेटा। ये कुछ इस प्रकार से चलता चला जा रहा है ना। हमको बोल रहा है रेशियो ऑफ एनी क्वांटिटी, कम से कम हमको दो टर्म्स चाहिए होंगे। रेशियो, इनका रेशियो मतलब कि वह A1 अपॉन A2 अगर मैं निकालूँ इक्वल्स टू एनी क्वांटिटी टू द नंबर दैट फॉलोज इट। इसको कौन सा नंबर फॉलो कर रहा है? इसको नंबर फॉलो कर रहा है A3 और A4, ठीक है ना। A3 अपॉन A4, तो इसका मतलब ये हुआ कि A3 अपॉन A4 इज़ द सेम। ये बोल रहा है कि जो हमारे पास शुरुआत के जो टर्म्स हैं, ठीक है ना, जो भी नंबर्स हैं मेरे पास, उनका रेशियो और उनके आगे नंबर्स को जो उनको फॉलो कर रहे हैं नंबर्स, उनका रेशियो सेम होता है। आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे कि यहाँ पे A1 अपॉन A2 है, इक्वल्स में A2 अपॉन A3 भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं A2 अपॉन A3 भी आ सकता है। मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो, इन अदर वर्ड्स बोले हम लोग, एनी टर्म ऑफ जीपी कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय द सेम कांस्टेंट। ये थोड़ा सा आपको आसान लग रहा होगा। क्या कह रहा है कि हम लोग का जीपी का कोई भी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं उसके प्रीवियस टर्म को किसी फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने जब आपको एपी जीपी लिखाया था तो मैंने शायद यही डेफिनेशन लिखाई थी, ऐसा ही कुछ लिखाया था ना। तो जैसे कि सेम कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा है, हम लोग एपी में सेम कांस्टेंट जो हम लोग फिक्स कांस्टेंट जो यूज़ करते हैं उसको बोलते थे हम लोग कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर जीपी लेकर चले, यहाँ पर रेशियो से बात होती है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कॉमन रेशियो, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से, ठीक है ना। कॉमन रेशियो बेटा इसको डिनोट करते हैं हम लोग आर से, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से होता है। अब अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट है मेरे पास, जीपी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जीपी को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, ठीक है ना। जीपी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज AR स्क्वायर AR क्यूब टिल आखिर तक जाता है ARn-1 तक जाता है, ठीक है ना। तो देखो इसको समझते हैं हम लोग। जीपी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज AR स्क्वायर AR क्यूब डैश ARn-1 तक जाता है। तो बेटा आपको दिमाग में शायद एक सवाल आ रहा होगा यहाँ पे कि हम लोग जब करते थे यहाँ ये जब nth टर्म की अगर मेरी वो है जीपी है, तो यहाँ पे जो मेरा लास्ट टर्म है वहाँ पे n-1 क्यों लिखा है हम लोगों ने, ठीक है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जीपी का कोई भी nth टर्म हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जीपी का हम लोग nth टर्म ARn-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना बेटा। ऐसा क्यों करा जाता है? देखो काफ़ी सिंपल सा लॉजिक है। आपको पता है किसी भी जीपी में nth टर्म्स होते हैं या किसी भी एपी में nth टर्म्स हैं, ठीक है। n टर्म्स हैं, मतलब अनगिनत है। आपको नहीं पता कि लास्ट टर्म कौन सा है, ठीक है ना। n टर्म्स है वहाँ पे। तो देखो पहली चीज़, मेरा पहला टर्म क्या है? मेरा पहला टर्म है a, मेरा पहला टर्म है a, मतलब कि A1 इज इक्वल्स टू a है मेरा, ठीक है ना। मेरा A2 क्या है बेटा? मेरा A2 है AR, मतलब कि R की पावर 1, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि R की पावर 0 है कि नहीं। समझ में आया? वैसे ही A3 इक्वल्स टू AR की पावर 2। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जो नंबर डिजिट ले रहे हैं उससे एक छोटा यहाँ पे ले रहे हैं, है कि नहीं।
अगर मेरा पहला टर्म ले रहा हूँ मैं तो यहाँ पे r की पावर 0 हो रही है, अगर मैं दूसरा टर्म ले रहा हूँ तो यहाँ पे r की पावर 1 हो रही है, अगर मैं तीसरा ले रहा हूँ तो यहाँ पे r की पावर 2 हो रही है। उसी प्रकार से अगर मैं nth टर्म लूँगा मतलब an लूँगा तो यहाँ पे r की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे n-1 हो जाएगी। काफ़ी सिंपल सा लॉजिक था, आप समझ भी गए होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे nth टर्म को हम लोग n-1 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन जो जनरल फॉर्म होता है किसी भी जीपी का, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं। जैसे एग्जांपल बताया तो पहले आपको एग्जांपल, जैसे कि आपको 4 हो गया, 4,12 4 3 देखो इसका, देखो आप ध्यान से देख पाओगे कितना सिंपल है। हम लोग क्या करें, किसी फिक्स नंबर से इसका मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं खाली, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था, ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय द सेम कांस्टेंट। किसी भी सेम कांस्टेंट से हम लोग पिछले वाले टर्म को मल्टीप्लाई करें। जैसे कि ऑब्वियस सी बात है, पहला टर्म तो नहीं, पहला टर्म तो कोई भी हो सकता है, तो उसका कोई फिक्स नहीं है कि उसको भी किसी फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहला टर्म से कोई भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, अब मैं किसी फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिसका नाम है 3। वो फिक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 3। तो 4 3 या 12 होता है। अब हमको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 3 जा 36 होता है, ठीक है ना। और 36 3 जा 108 होता है, ठीक है। तो अगर ये इस प्रकार से कुछ जा रहा है, देखो आप दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन 3 का ही आ रहा है। आप रेशियो निकालोगे तो भी रेशियो सेम आने वाला है। 4/12 करोगे आप, वो इक्वल्स टू 12/36 होता है, ठीक है ना। और वही इक्वल्स टू 12/36 है ना। तो ये आप चाहो तो ये इसको बता सकते हो 36/108 भी हो सकता है, ठीक है ना। आप देखोगे इन तीनों का रेशियो सेम है कि नहीं। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है मेरे जीपी के होने का, इसलिए ये सीक्वेंस जो गिवन है हमारा वो जीपी कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे कि काफ़ी सिंपल सा एक लेके चलते हैं हम लोग। 2 का देखते हैं। देखो 2 2 जा 4, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, इस प्रकार से। बीच का कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। सबके बीच में 2 से हम हर पिछले टर्म में 2 का मल्टीप्लाई करते हो जा रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले इसमें 2 में मल्टीप्लाई करा तो 4 आया, अब 4 में जब 2 का मल्टीप्लाई करा तब 8 आया। इस प्रकार से बढ़ती जा रही है। तो देख लो आप, कॉमन रेशियो सबका सेम, रेशियो सबका कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं जीपी का। और ये है कुछ हमारे एग्जाम्पल्स। तो बच्चों ये कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। जैसे कि आपने समीशन पढ़ा था, एपी में होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी होता था हमारे में एपी में। वैसे सिमिलरली यहाँ पे जीपी में भी है, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है ना। बेटा इसमें इसका प्रूफ मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको प्रूफ की। फॉर्मूला देख लो, इस फॉर्मूले से काफ़ी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं अगर आप लगाओगे जीपी के तो, ठीक है ना। मेरे पास फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। बेटा कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है। इसमें क्या करते हैं वो लोग, दो ऊपर और नीचे दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। माइनस मेरा बाहर आ गया, ए ऐसा लिखा रहेगा, मतलब एक ए नेगेटिव हो गया, ठीक। ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे देखो, अब जब माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ 1 माइनस का हो जाएगा और आर एन जो होगा प्लस का हो जाएगा, पता है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आर एन, कोई तो चल जाओ भाई। तो ये बन जाएगा आर एन प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 1 माइनस का हो जाएगा इस प्रकार से। और वही सेम चीज़ मैंने नेगेटिव वो माइनस नीचे भी वो कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा आर माइनस 1। ये आप चाहो तो माइनस से माइनस हटा दो, तो मेरे पास एक मतलब एक तरीके से दो फॉर्मूलेज मिल जाते हैं, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, एक होता है ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है ना। दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये हो गया आपका सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला। अगला पॉइंट देखते हैं। मेरा अगला पॉइंट बोलता है इट कैन ऑल्सो शोन एज, मतलब ये एन टर्म की बात हो रही है, ठीक है ना। जीपी के एन टर्म्स को कुछ बुक्स में या कुछ जगहों पे या कुछ क्वेश्चन में इस प्रकार से भी दे दिया जाता है कि आप चाहो तो इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो कि ए एन प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी डिनोट करा जाता है। कुछ नया, मतलब कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, ज़्यादा नया भी नहीं था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक रिप्रेजेंटेशन ये भी होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है मेरा, देखो आपने सीरीज़ के, मैं आपको पता है सीरीज़ क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। तो बस उसी के ऊपर ये पॉइंट है, काफ़ी बेसिक्स है, शायद आपको पता भी हो, बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तभी बता देते हैं। A1 A2 एंड A3 आर इन जीपी, अगर ये लोग जीपी में है, ठीक है ना। देन A1 प्लस A2 प्लस A3 इन ज्योमेट्रिक सीरीज़। आपको पता सीरीज़ क्या होता है, सीरीज़ बेटा समीशन होता है। जो सीक्वेंस हमको गिवन है, अगर उन सारे टर्म्स को लोग एक एक करके ऐड करते चले जाए तो वो सीक्वेंस हमारा सीरीज़ बन जाता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये अगर A1 A2 A3 जीपी में है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहलाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ ये पॉइंट्स ये थे। आप चलो एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों एक प्यारा सा बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है ना। काफ़ी आसान सवाल है ये, जैसा कि आप लोग आपने एपी में पढ़ा था, वहाँ पे एन टर्म्स वाला क्वेश्चन करते थे हम लोग, बिल्कुल सेम वैसा ये भी है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ एक बार, क्योंकि शायद ये हल्का सा थोड़ा लाइट चल रहा है कि मार्कर तो खुद ना दिख रहा हो सकता है। तो क्वेश्चन है मेरा, फाइंड 9th टर्म ऑफ जीपी। और जीपी मेरी क्या गिवन है बेटा, जीपी ये आपको पहली चीज़ बता दूँ मैं, ये इनफाइनाइट जा रही है, ठीक है ना।
आपको नहीं पता किसका एंड कहाँ पे, नहीं पता, ठीक। तो जीपी कुछ इस प्रकार से दी गई है, पहला टर्म है 1/4, दूसरा है माइनस का 1/2, तीसरा है प्लस का 1 और चौथा है माइनस का 2। ये जीपी दी गई है। तो पहली चीज़ आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये जीपी है कि नहीं है, क्योंकि आपको पहले से दिया गया कि ये जीपी हमारा है, ठीक है ना, कोई वाली बात नहीं है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे क्या था बेटा, फाइंड 9 टर्म, यहाँ पे 9 टर्म निकालना है मेरे को। अब देखो जैसे कि हम लोग एपी में करते थे, एपी में क्या होता था, एपी में मेरा फॉर्मूला होता था कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ये होता था, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे जीपी में एक वो फॉर्मूला होता है मेरा टर्म का, वो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू बेटा a इंटू r की पावर n माइनस 1, ये होता है ना। तो हमको यहाँ पे 9 टर्म निकालना है, तो हम लोग यहाँ रखेंगे a 9, और जब a यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 माइनस 1 मतलब 8, a इंटू r की पावर 8, a की वैल्यू बेटा यहाँ पे 1/4 है, ठीक है ना, इंटू r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे r की वैल्यू निकाल लेते हैं। r की वैल्यू निकलेगी बेटा -1/2 अपॉन 1/4 करके। कैसे, क्योंकि बेटा आपको हम लोग यहाँ पे कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो b माइनस a करके निकाल लेंगे हम लोग, ठीक। ये मेरा कॉमन रेशियो, वो जैसे सॉरी b माइनस a बोल रहा हूँ, b माइनस a तो हम लोग ep में करते थे, यहाँ पे b/a करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू चेक कर लेते हैं हम, कितना आएगा यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे -4/2 आएगा, यहाँ बनेगा, ये बन जाएगा -2। मेरा कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है ना। आप देखो, अगर आपको यहाँ इन दो नंबर्स में दिक्कत हो रहा हो तो आप इन दो नंबर्स का यूज़ कर लो, क्योंकि है तो सिंपल, रेशियो तो हर जगह कॉमन ही रहने वाला है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा -2/1, दैट इज़ -2, यहाँ से भी आपको -2 ही मिल रहा है, तो रेशियो तो कॉमन है ही, ठीक। तो -2 से कॉमन आर की वैल्यू कितनी होगी, -2 हो गई। तो आर की जगह पर रख देते हैं हम लोग -2, और इसकी पावर कितनी 8 जा रही है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, फिर रखते हैं, एक काम करते हैं, -4 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ये कुछ उस प्रकार का बनेगा। 2 2 ज़ा 4 इंटू 1 ज़ा 2, ठीक है। -1 c प्लस हो गया, हट गया, 2 2 ज़ा मैं ये, अच्छा ये 8 बार गया, मैं 4 बार क्यों लिखा हूँ, 1 2 3 4 इंटू आगे 8 बार गया, हो गई, ठीक है, और 4, ठीक। देखो 2 से 2 कट जाएंगे, 4 वो हो गए, 6 ये हो गए, मतलब 2 की पावर -6, 2 की पावर -6 कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 64 हो गया, मतलब 9th टर्म इस जीपी का 64 होने वाला है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका अगला सवाल, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, विच टर्म ऑफ जीपी आपको गिवन है, इस 1/128, बता रहा है कि हमको ये जो गिवन जीपी है इसका कौन सा टर्म मेरा 1/128 कह रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपने एपी में करें, आपको रिलेट कर पा रहे हो आप, ठीक है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही करना है, कुछ अलग नहीं, बस फॉर्मूला बदला हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे पहला टर्म 2 है, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पे आर निकाल रहे हैं, मतलब कॉमन रेशियो निकाल रहे हैं। कॉमन रेशियो कितना होने वाला है बेटा, 1/2 होने वाला है, ठीक है ना, 1/2 कॉमन रेशियो है इसका, ठीक। और nth टर्म आपको पता है कितना है, 1/128 है, ठीक है ना। तो बस nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। nth टर्म का फॉर्मूला जीपी में क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1, ठीक है ना। अब बेटा nth टर्म यहाँ पे 1/128 है, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और r की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, और n-1 मतलब कि हमको n अपर रेशियो, हमको n तो निकालना ही है, ठीक है ना। ये तो एक काम करते हैं बेटा, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है पावर लगी हुई है, तो आप ऐसे क्वेश्चन जब कैसे सॉल्व करते हो, आप काम एक चीज़ करते हो, बड़ी सिंपल चीज़ होती है वो। आप क्या करते हो, दो साइड के बेसिस को सेम कर देते हो। जैसे कि यहाँ पे 128 लिखा है, कुछ भी करके मेरे को इसको 1/2 के फॉर्म में लेके आना है। और अगर आपने स्क्वायर्स याद करें, आपको स्क्वायर पता है, कुछ हल्का फुल्का फील है आपको, तो आपको पता होगा कि 2 की पावर 7 को हम लोग 128 लिखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 1/2 का होल पावर 7 करने वाले हैं, क्योंकि 1 की पावर 7 तो 1 ही रहने वाला, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2 इंटू 1/2 की पावर, यहाँ पे n-1 है ना। एक काम करते हैं, इस 2 को भी कंज्यूम कर लेते हैं। कैसे कंज्यूम करेंगे हम लोग, या तो एक काम करो, इसको ऐसे इसको उठा के नीचे ले आते हैं, ठीक है ना। तो इसको उठा के जब नीचे लेके आऊँगा तो यहाँ पे 2 की पावर 8 हो जाएगा, है ना। तो इसको उठाते हैं, यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर 8, ठीक है ना। अब देखो बेस सेम हो गया, अब हम लोग पावर को इक्वेट कर सकते हैं दूसरे से। तो n-1 इज इक्वल्स टू बेटा 8 हो गया। इसका मतलब n की वैल्यू मेरे को मिली क्या, मेरे को n की वैल्यू यहाँ से मिलती है 9, n की वैल्यू 9 मतलब 9th टर्म, ठीक है ना। यहाँ पे ये मेरे टर्म निकला 9th टर्म, मतलब कि क्या हुआ, आंसर मेरा आ गया 9। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा गिवन एपी है, उस एपी में हमारा जो 9 टर्म होगा वो 1/128 होगा।
तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन भी हो गया आपका सॉल्व। काफ़ी सिंपल था ना, देख पा रहे होगे आप। जीपी देखो अभी आपको लग रहा हो काफ़ी आसान है, देखो एक तरीके से बात ये है, आपका 10th के हिसाब से जितना भी जीपी हल्का फुल्का आपको समझना चाहिए वो समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। अगर आपको कुछ जैसे मान लो आपके पास मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो दिखाया था SN वाले का, उसका मैंने प्रूव नहीं कराया आपको, ठीक है ना। तो उसकी अभी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपका मेन जो टॉपिक है 10th में वो AP था आपका। जीपी हल्का सा कुछ बुक्स में जीपी भी दिया गया है, इसलिए मैं जीपी थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि आपके NCERT या बोर्ड लेवल में कुछ जीपी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है क्लास 10th के सिलेबस में, CBSE में, ठीक है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, मेरे पास ये शायद एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर लोग बढ़ेंगे आगे। तो बच्चों ये आपका अगला सवाल देखो, क्वेश्चन सिंपल है वैसे ही वाला भी। क्वेश्चन बोला द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90 एंड फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। कोई जीपी है कोई भी, ठीक है, पर्टिकुलर जीपी, उसका फर्स्ट टर्म आपको 1 दिया गया है, ठीक है, थर्ड और फिफ्थ टर्म का सम दिया गया, हमको रेशियो कॉमन रेशियो निकालना है, ठीक है। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। क्या गिवन है? द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, मतलब A3 प्लस A5 हमको गिवन है कितना बेटा 90 गिवन है हम लोग को, ठीक है ना। A3 को हम लोग लिख सकते हैं AR² और यहाँ पे AR की पावर 4 इक्वल्स टू 90। बेटा A की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। देखो फर्स्ट टर्म इज़ 1, तो आप चाहो तो A हटा सकते हो, A की जगह पे 1 लिख दिया, 1 से कोई मतलब नहीं अभी यहाँ पे हमको, ठीक है। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई R² प्लस R की पावर 4 प्लस इक्वल्स टू 90। इसको मैं क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लाने वाला हूँ। कैसे लाऊंगा? देखो क्वाड्रेटिक का मतलब पहले तो यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक बनने वाली, क्योंकि पावर 4 है, तो मैं लिखूँगा इसको R की पावर 4 प्लस R² माइनस का 90, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। अब बच्चा आप लोग बाय क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आप लोग को नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? बोल लेते हैं कि लेट R² इज इक्वल्स टू x। अगर मैं R² को x बोलूँगा तो R की पावर 4 की जगह पे लिख सकते हैं हम उसको x² प्लस x माइनस 90। अब बेटा इसके आप हबीचुअल आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास? मेरे पास आएगा x²। फैक्टर्स हमको दो फैक्टर्स मिले, एक 90 और एक 10। उस साइन देखना पड़ेगा, साइन कैसा आएगा? यहाँ पे चाहिए 9 और 10 आएगा, 9 और 10 आएगा। कैसे? देखो यहाँ पे माइनस का चाहिए हमको, यहाँ पे और जो ये वाला बीच का टर्म है वो हमको प्लस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस का 10x रखेंगे और माइनस का 9x रखेंगे और माइनस 90। जैसे कि प्लस का 10 इंटू माइनस का 9 माइनस 90 होता है, ओके। प्लस 10 माइनस 9 प्लस 1, ओके, ठीक है ना। तो हमको यहाँ से दो वैल्यूज़ मिलेंगी, कौन कौन सी? x की एक यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा x प्लस 10, यहाँ पे माइनस 9 कॉमन लेंगे, यहाँ मिलेगा x प्लस 10। तो x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक होगी माइनस के 10, ठीक है ना, और एक होगा x इक्वल्स टू 9। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं चाहिए हमको, उसका कुछ मतलब ही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है, हमको R² ना, हम कॉमन रेशियो पे नेगेटिव नहीं होने वाला है, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे 9 पे आते हैं। अब देखो x हमने किसको माना हुआ था? x हमने माना हुआ था R² को। इसका मतलब ये हुआ कि R² इज इक्वल्स टू बेटा 9। अब जब मैं रूट लगाऊंगा दोनों तरफ तो मेरे पास r की दो वैल्यूज आएंगी, एक होगा प्लस का 3, एक होगा माइनस का 3, है ना। तो इसके पास हमारे दो केसेस बन जाते हैं कि या तो r की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू -3 है, ठीक है ना। अब बताओ ये वाला मैंने काटा क्यों बेटा? इसीलिए काटा क्योंकि देखो मैंने x को क्या माना हुआ था? हमने x को माना हुआ है R², ठीक। R² इक्वल्स टू -10 रखेंगे, तो जब स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर रूट के अंदर। और बेटा ऐसा कंडीशन कभी पॉसिबल होता नहीं है रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स में कभी भी ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं होती, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया और मैंने ये वाला नंबर्स लेकर सॉल्व किया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको नोट करो फिर बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच टर्म फ्रॉम एंड इन प्रोग्रेशन, ये आपको प्रोग्रेशन दिया गया इज़ 384, ठीक है। मतलब हमको पूछा गया है कि जो गिवन प्रोग्रेशन है हमारी उसमें 384 कौन सा टर्म होगा? एंड से। आपको याद होगा एंड वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने AP में ही पढ़ा है, ठीक है। तो सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे भी एक फॉर्मूला मिलने वाला है, उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला मेरे पास है बेटा nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला है इज इक्वल टू बेटा फॉर्मूला होता है L/A इंटू R की पावर, सॉरी A कहाँ से आ गया, L/R की पावर n-1, कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। कहाँ से आया? काफ़ी सिंपल, आप समझ सकते हो कैसे। जैसे कि एक कोई भी AP हम लोग कैसे लिखते हैं, ये होता है A, फिर होता है AR², फिर होता है AR³, इस प्रकार से चलता जा रहा था। मैं मान लूँ कि अगर लास्ट टर्म मेरा L है, अगर मैं बोलूँ कि लास्ट टर्म जो है वो L है, ठीक है ना, तो उससे L का 10 पहले वाला नंबर कौन सा होगा? वो होगा बेटा L/R, है ना। उससे पहले वाला क्या होगा? L/R²। समझ पा रहे ना, क्योंकि हमको कॉमन रेशियो होता है तो L/R करेंगे तो उसका पिछला टर्म मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो,
अगर किसी भी जीपी में n टर्म्स, जैसे कि यहाँ पे n टर्म्स हमने बोला ना कि ये n टर्म्स की जीपी है, तो लास्ट जब मेरा l हो रहा है तो उससे पहले वाला क्या हो रहा है, l अपॉन r, मतलब कि जैसा कि देख पाओगे r की पावर कहाँ से चालू हो रही थी, r की पावर मेरी चालू, ये गलत लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे ऐसा हाँ, तो r की पावर चालू हो रही थी यहाँ से कि ये देखो यहाँ पे r की पावर 0 थी, यहाँ पे r की पावर 1 है ना, तो सेकेंड डिजिट से मेरा r की पावर चालू हो रही थी। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी हम लोग की सेकेंड डिजिट से r की पावर चालू हो रही है, यहाँ पे r की पावर 0 है, ठीक है ना, यहाँ पे r की पावर 1 हो रहा है, ठीक। तो आप देख बिल्कुल सेम जैसे हमने यहाँ पे n-1 हमने क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पे r की पावर सेकेंड टर्म से चालू हो रही है, बिल्कुल इसीलिए यहाँ पे भी r की पावर n-1। अब अगर मैं यहाँ से निकालूंगा कॉमन रेशियो पीछे वाले टर्म से, तो क्या आएगा l अपॉन r, ठीक है ना, है कि नहीं। तो क्या हो रहा है, देखो जो यहाँ पे r की पावर, यहाँ पे मैं बोलूँ अगर r की पावर 0 है तो यहाँ पे r की पावर 1 है ना, तो जितना यहाँ पे हो रहा है उससे जस्ट यहाँ, उससे जस्ट ऊपर यहाँ, उससे जस्ट कम यहाँ पे हो रहा है, ठीक। अब अपॉन में r लिखना मतलब कमी तो होता है, तो यहाँ पे r की पावर 0, यहाँ पे अपॉन में r की पावर 1 हो गई है। अगर मैं और आगे बढ़ूँ तो मैं लिखूँगा इसको l अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। देखो वैल्यू कम होती जा रही है कि नहीं, तो बिल्कुल वैसे ही अगर मैं जनरल टर्म में लिखूँगा तो कैसे आ जाएगा मेरे पास, l अपॉन r की पावर n-1, n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो देखो जब मैं लास्ट सेकंड लिखता हूँ तब मैं 1 लिख रहा हूँ, पीछे से लास्ट सेकंड तब यहाँ पे 1 आ रहा है, लास्ट थर्ड लिख रहे हैं तब यहाँ देखो यहाँ, अच्छा इसको आप यहाँ से देखोगे, लास्ट सेकंड जब मैंने लिखा तो यहाँ पे r की पावर 1 कर दी, सेकंड तब r की पावर 1, लास्ट थर्ड जब लास्ट थर्ड लिखा तो यहाँ पे r की पावर 2, तो जब मैं लास्ट फोर्थ लिखूंगा तब क्या आएगा, r की पावर 3। तो अगर मैं पीछे से दूसरा टर्म लिख रहा हूँ तो पावर कितने लगा रहा हूँ, 1 लगा रहा हूँ, तो जस्ट उससे कम। अगर दूसरा टर्म है तो फिर पावर 1, तीसरा टर्म है तो पावर 2, जस्ट कम हो रही ना, इसीलिए जब मैं nth टर्म लिखूंगा तो पावर क्या लिखूंगा, n-1। इस प्रकार से मेरे को ये वाला फॉर्मूला मिलता है पीछे से, काफ़ी सिंपल है, कोई प्रूफ नहीं है, बस समझाया गया है, ठीक है ना। तो उसको जनरलाइज करके लिख दिया ये वाला फॉर्मूले को, तो nth टर्म ऑफ फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू l अपॉन r की पावर n-1, ये होता है फॉर्मूला आपका लास्ट टर्म से किसी भी टर्म को निकालने का। तो अब बस फॉर्मूले आपको नया था आपके लिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगाते हैं और हम लोग आंसर निकालते हैं अपना, ठीक है। मेरे पास चेक करते हैं पहले, l मेरे पास क्या है, मेरे पास l है 3072, ठीक है, और r की वैल्यू यहाँ पे 6/3 करेंगे तो कितना आएगा, r मेरे पास 2 आ जाएगा। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं फिर यहाँ पे, nth टर्म इज इक्वल्स टू l अपॉन r की पावर n-1। बेटा nth टर्म यहाँ पे 3072 है, 3072 इज इक्वल्स टू l, वेट अ मिनट, nth टर्म इज 384 है, ठीक है ना। तो nth टर्म जब मेरी 384 होगा, ये इक्वल्स टू में लिखेंगे हम l की वैल्यू 3072 है, 3072 अपॉन r कितना, r यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, तो 2 n-1 को ऐसे दिखा देते हैं क्योंकि हमको n की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है ना। तो अभी काम करते हैं हम लोग, 384 था ये, 2 की पावर n-1 को इधर ले आते हैं, 2 की पावर n-1 को इधर ले आए, 3072 अपॉन 384। बेटा ये कट जाएगा शायद, मेरे को कितना 7 टाइम्स जाएगा क्या 8 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा शायद, 384 इंटू 7 करो, 7 4 28 होता है, नहीं तो 7 8 4 38 जाएगा, हाँ 8 से काटूँ अगर मैं, 8 4 32 होता है, कैरी का 3, 8 8 64 64 65 66 67 7, हाँ यही आ रहा है, तो 8 टाइम्स जाएगा, कंफर्म हो गया। तो ये 8 टाइम्स जाके इससे कट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 8 आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बेस को सेम करने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैं 2 लिखने वाला हूँ। तो आपको पता है 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 3, ठीक है ना। तो 8 की यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 2 की पावर 3। अब देखो बेटा बेस सेम हो चुका है, तो यहाँ पे मैं पावर्स को इक्वेट कर सकता हूँ, पावर्स को मैंने इक्वेट करा तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 4। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि इस गिवन प्रोग्रेशन में पीछे से जो चौथा टर्म होने वाला है वो मेरा 384 होगा, ठीक है ना, काफ़ी आसान था। देखो बेटा एक और चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पे दिया गया विच टर्म फ्रॉम एंड इन द प्रोग्रेशन, इसने ये नहीं बताया कि ये जीपीए की एपी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप एपी में दे सकता है, तो आप पहले चेक करोगे, पहले आप चेक करो कि जो गिवन मेरा प्रोग्रेशन है वो जीपी है, एपी है या फिर एचपी है, ठीक है ना, या फिर एजीपी है। एजीपी क्या होता है बेटा, मैंने बताया था आपको, एजीपी एक स्पेशल टाइप की प्रोग्रेशन होती है जिसमें अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो उसके बाद में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी बात नहीं करनी है उसकी। तो ये चीज़ आप नोटिस करना कि यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे कॉमन रेशियो चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस चल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये का आपका अगला क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट
बेस, ठीक है ना। काफ़ी जो आपने पढ़ा वही होने वाला है। देखो ध्यान से क्या हो रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है इफ सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी फॉर्म जीपी फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। मतलब मेरे पास किसी भी एपी के 3 टर्म्स मैंने लिए हैं, सेकंड, थर्ड और सिक्स, वो टर्म्स एक दूसरे के साथ जीपी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे को बता रहा है कि उनका कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाओ। तो देखो पहली चीज़ हम लोग एपी का, एपी आपको क्या है, ये जो टर्म्स है ये हमारे किसी एपी के टर्म्स है। तो आप लिख सकते हो सेकंड टर्म कैसे लिख सकते हो आप, सेकंड टर्म्स को लिख सकते हो आप a प्लस डी, है ना। थर्ड टर्म को लिख सकते हो आप a प्लस 2d, सिक्स टर्म को लिख सकते हो आप a प्लस 5d। अब बेटा बोला गया कि ये तीनों टर्म्स एक दूसरे के साथ एक जीपी बना रहे हैं, ठीक। ये तो हो गया एपी का काम यहाँ से खत्म। अब आते हैं जीपी पे। जीपी का काम क्या होता है बेटा, जीपी में हम लोग क्या निकालते हैं, जैसे कि आपको वहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता था, जीपी में होता है हमारा कॉमन रेशियो, है कि नहीं। जब कॉमन रेशियो की बात हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ a प्लस 2d अपॉन a प्लस डी। ये हमारा एक कॉमन, इसकी वैल्यू आएगी, वो कॉन्स्टेंट आएगी, वो किसके इक्वल होगी, वो a प्लस 5d अपॉन a प्लस 2d के इक्वल होगी, क्योंकि है तो ये एक ही टर्म्स। ये तो है टर्म्स एक जीपी के, ठीक है। और ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये कॉन्जिक्यूटिव है, क्योंकि कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं ये तो हो गया, ये हो गया एपी का काम खत्म। अब आते हैं फॉर्म जीपी बना रहे हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि a प्लस 2d अपॉन a प्लस डी, a प्लस 2d अपॉन a प्लस डी इज इक्वल्स टू a प्लस 5d अपॉन a प्लस 2d, है ना बेटा। असल में कॉमन रेशियो की तो बात हो रही है, इसको अपॉन ये कर दो इज इक्वल्स टू इसको अपॉन ये करो, आंसर हमारा सेम आने वाला है, ठीक। तो अब देखो, अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालना ना, तो वो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे कि देखो, अब ये बन जाएगा a प्लस 2d का होल स्क्वायर, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो a प्लस 2d का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 2 ज़ा 4 होता है 4ad, इस प्रकार का आएगा। इधर क्या आएगा, इधर आएगा बेटा a प्लस 5d इंटू a प्लस डी, तो a का मल्टीप्लाई जब करेंगे a स्क्वायर बनेगा प्लस 5ad मिलेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे ad मिलेगा, प्लस यहाँ पे 5d स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से आएगा। तो देखो a स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 4ad यहाँ पे 6ad आने वाला है। तो चलो देखते हैं। मैं काम करता हूँ, डी जो स्क्वायर वाले टर्म्स उनको एक साथ ले आते हैं। तो जब स्क्वायर वाले टर्म्स को लेके आऊँगा मैं, यहाँ पे आ जाएगा 4d स्क्वायर या माइनस का 5d स्क्वायर, मतलब कि माइनस का d स्क्वायर मिलेगा हमको यहाँ पे, ठीक। और इक्वल्स में यहाँ पे 5ad प्लस ad मतलब 6ad, और ये प्लस का 4ad उधर जाके माइनस का 4ad बन जाएगा। तो 6ad माइनस 4ad मतलब 2ad। बेटा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर डी स्क्वायर है, यहाँ पे डी है, मल्टीप्लिकेशन में सब कुछ, तो ये डी से ये एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का डी इक्वल्स टू 2a, ठीक है ना। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ डी इज इक्वल्स टू माइनस का 2a। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी, -2 टाइम्स ऑफ a। तो जो भी इसका फर्स्ट टर्म होगा उसका दुगना d हमारा कहलाने वाला है। इस प्रकार से मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, देख पाए आप। खाली हल्का सा कॉन्सेप्ट था, आपको AP और GP को मिलकर थोड़ा मिला कर या उनका संयोग करके एक साथ हमको सोचना था, ठीक है ना। ये था मेन टॉपिक मेरा। मेन जो कैच था क्वेश्चन में या कोई नई चीज़ जो थी वो सिर्फ इतनी थी, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं क्रैक कर पाऊँ तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओ। काफ़ी आसान सवाल था, चाहो तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ये आपका अगला सवाल, क्वेश्चन एक देख पा रहे हो, एक ये वर्ड प्रॉब्लम तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है ना। खाली आपको वर्डिंग दी गई है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को क्रैक करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको लैंग्वेज क्रैक करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ एवरी टर्म ऑफ पॉजिटिव जीपी इज इक्वल टू सम ऑफ 2 प्रोसीडिंग टर्म्स। यहाँ पे ध्यान से देखो, फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। कॉमन रेशियो हमको निकालना है जब क्या गिवन है हमको, सम ऑफ 2 प्रोसीडिंग टर्म्स, क्या इफ एवरी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 2 प्रोसीडिंग टर्म्स। प्रोसीडिंग मतलब आगे वाले दो, सम ऑफ 2 प्रोसीडिंग मतलब दो आगे वाले जो टर्म्स है उनका समीशन के इक्वल है। अगर जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहला टर्म ले रहा हूँ, तो वो किसके इक्वल होने वाला है, वो होने वाला है दूसरे और तीसरे टर्म के सम के बराबर, ठीक, ये होता है। तो अगर मैं फिर इसी केस को लेके चलता हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो हम यहाँ लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू बेटा AR प्लस AR स्क्वायर। बात तो वही हुई है ना। देखो a सब में कॉमन आ रहा है, तो a को मैं हटा देता हूँ, a को कॉमन ले लेता हूँ। a को जब कॉमन लेंगे तो ये कुछ कट के यहाँ बन जाएगा 1। यहाँ दोनों में से a कॉमन लिया, अपॉन ले आए, तो a अपॉन a कैंसिल 1 हो गया। तो ये कुछ हमको इक्वेशन मिल गई। देखो बेटा ये आ रही है क्वाड्रेटिक। देखो बात काफ़ी सिंपल था। एक चीज़ आपको खाली ये वर्ड प्रॉब्लम से ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए थी बस, बाकी सब आप आराम से कर पा रहे होगे, ठीक है ना। ये बेटा मिल गई हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आर स्क्वायर प्लस आर, ये वर्ड उठा के उधर लेके तो ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो भाई मैं इतनी बुद्धि नहीं लगाने वाला, यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो नहीं करेंगे, फैक्टराइजेशन करके आप निकाल ही नहीं पाओगे जो बेसिक वाला फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा फैक्टराइजेशन का, वो वैसे आप कर नहीं पाओगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे श्रीधराचार्य लगाने वाला हूँ, इसकी वैल्यूज़ निकालने वाला हूँ। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता क्या है बेटा, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है अपॉन में 2a होता है ना। तो चलो इनमें वैल्यूज रखते हैं, b यहाँ पे b की वैल्यू 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac 4 ac, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, c की वैल्यू बेटा यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपॉन 2a की वैल्यू 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे को वैल्यूज मिल जाएंगी, माइनस माइनस प्लस 1 जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 4, मतलब कि यहाँ पे प्लस 4 प्लस 1 5 हो गया। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा माइनस दो, मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज मिलने वाली, एक प्लस के साथ खुलेगा जब एक माइनस के साथ खुलेगा। ठीक है ना, तो -1 प्लस √5 अपॉन 2। ठीक है ना, एंड या फिर और बोल देते हैं और -1 माइनस √5 अपॉन 2। ठीक है ना बेटा, ये दो वैल्यूज़ हैं, ये दो वैल्यूज़ हो सकती हैं इन इस जीपी का कॉमन रेशियो। काफ़ी सिंपल सवाल था, देखा होगा आपने। ठीक है ना, देख पा रहे हो आप सारे खाली मैंने क्वाड्रेटिक सॉल्व करी है। मेन चीज़ यहाँ पर जो नई थी वो आपके लिए इतनी थी। ठीक है ना, कि आप इस चीज़ को क्रैक कर पाओ। ठीक है ना, तो बेटा आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं इस जीपी के साथ, और इस लेक्चर के साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में अगले चैप्टर की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना। टाटा बाय बाय, सी यू।